हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा टेंस। दो क्वेश्चन लिख के रखो, यहाँ से आएंगे और वो बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी। यानी टेंस एक ऐसा चैप्टर है कि हर एक जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से हम सीखेंगे इस चैप्टर को। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जब पसंद आएगी सब्सक्राइब कर लेना। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं अपन काल। भाई आपको पता है कि हिंदी में काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इन तीनों काल के सिवा कोई और काल तो होता नहीं। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के? तो ज़रा आप समझो। जो आपका, अगर मैं बात करूं काल की, तो काल 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता आपका प्रेजेंट। पहला कौन सा होता है सर? प्रेजेंट। दूसरा जो होता आपको पता वो होता है पास्ट। और तीसरा जो होता है वो होता फ्यूचर। ये होता है तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बात क्लियर। और ये आपका क्या है? समय है। क्या आपने समय को देखा है? इसको टाइम बोलते हैं। क्या आपने समय को देखा है? नहीं देखा ना भाई। हम प्रेजेंट केवल महसूस कर सकते हैं बस कि यह हमारा प्रेजेंट है। पास्ट हमें याद रहता है, लेकिन फ्यूचर हम देख नहीं पाते हैं। फ्यूचर हमारा टोटली डिपेंड करेगा प्रेजेंट पर। प्रेजेंट को हम जैसे बेहतर बनाएंगे, फ्यूचर हमारा बेहतर बनता जाएगा। तो ये टाइम हो गया, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरी बात कर लें तो टाइम के बाद आपका वर्क होता है। वर्क का मतलब क्या होता है सर? कार्य। अच्छा जरा हमें बताओ कि कार्य कितने प्रकार से होता है? कार्य कितने प्रकार से होता है? अब हम ऐसे खड़े हुए, ऐसे हम खड़े हैं, अब हम कुछ सोच रहे हैं, मतलब कि कल हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस ख़त्म करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। ऐसा हम सोच रहे हैं ना, मतलब कि ये कैसा कार्य हम कर रहे हैं, ये अनिश्चित है। भाई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, अभी को 2 दिनों से लाइट प्रॉब्लम थी, क्लास नहीं है इंग्लिश की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो। यानी इस प्रकार का काम एक तो हो गया जो अनिश्चित है, जो पक्का नहीं है। हाँ, संभावनाएं हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस काम को बोलते हैं हम इंडिफिनिट। यानी टोटल टाइम वर्क की बात करें तो पहला वर्क होता है आपका इंडिफिनिट, यानी जो निश्चित नहीं है। दूसरा काम मैं कह रहा हूँ, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम प्रगति पर है, वो टुक 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 हो रहा है, काम प्रगति पर है, वो चल रहा है। यानी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो जो काम चल रहा है उस काम को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। उसको क्या बोलते हैं सर? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड जो आपका आता है वो होता है सर परफेक्ट। इस परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आप डिग्री पढ़ चुके हो, आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ चुके हो, मतलब हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छे तरीके से ठोक बजा के पढ़ लिया है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे, मतलब वो काम पक्का हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने कर लिया है, तो वो होता है आपका परफेक्ट वर्क। और चौथा जो होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जिसको अपन बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कहोगे कि ये हम कैसे कहेंगे कि इसका मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 5 मिनट से टेंस पढ़ रहे हो, तो कहने का मतलब आप काम भी करते जा रहे हो, वो भी परफेक्ट काम कर रहे हो, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में आप कर भी रहे हो। ऐसा पास्ट में भी हो सकता है, ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो जो काम चल भी रहा हो और जो काम पक्का भी हो, वो काम कहलाते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये बात समझ गए। टाइम 3 प्रकार का, वर्क 4 प्रकार का। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट टेंस में हमें कितने टेंस पढ़ने पड़ते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में हमें ये चारों टेंस पढ़ने पड़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हम पास्ट टेंस में भी इन्हीं को पढ़ेंगे। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में भी पढ़ेंगे चारों को। और याद रखना, अगर टेंस नहीं आएगा तो ना तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लगा सकते हो, ना तो आप नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं वो लगा सकते हो। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, टेंस से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन पक्के करोगे यही पूरे 3-4 क्लासों से। अब देखो, हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट को उठाएंगे और इसको अच्छे से पूरा निचोड़ कर हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलिए जी, अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी हम अच्छे से तैयारी करते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट रहना, जो चीज़ नहीं पता है उस चीज़ को आप याद करना, नोट करना। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता है इसकी पहचान तो हिंदी में सबको पता है कि वाक्य के अंत में ता ती ते आएंगे। तो आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, वाक्य के अंत में ता ती ते ये सारे शब्द ETC शब्द आते हैं। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में हम इसके पहचान कैसे करेंगे? इसमें पहचान तो ज़रा देखो, पहचान कैसे करते। सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे? सबसे पहले इसमें जो ट्रुथ बातें होती हैं, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? जो सत्य है वो बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगी। जो सत्य है बिल्कुल वो इसी में आएंगी। ठीक है ना? दूसरी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो भी इसमें आएगा। अब यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या बोलते हैं? मतलब जो बिल्कुल पक्का है। जैसे मैं कह दूं द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो क्या आप इसको बदल सकते हो? कोई ऐसा जो इसको बदल सकता है? नहीं। वो हम जब थे तो भी पूरब में निकलता था, जब हमारे बाबा थे तो भी पूरब में निकलता है, और जब हमारे पिता लड़के के लड़के हो जाएंगे, मतलब मैं जिनका बाबा होऊंगा, तब भी उम्मीद है कि वो पूरब में ही निकलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है। तो ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरी बात, यहाँ पर हैबिट्स भी आती हैं आपकी। हैबिट्स का मतलब आदतें। कैसी आदतें? मैंने कहा आपसे, क्या कहा कि कोई मान लिया सुबह टहलने जाता है। भाई कोई सुबह, ऐसे मैंने कहा कि वह सुबह टहलते हैं, वह सुबह टहलते हैं, हम उसको क्या लिखेंगे? ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई आपकी हैबिट्स है, उसकी सुबह में टहलने की हैबिट्स है, तो हैबिट जो हैं वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगी, आदतें। ठीक है ना? दूसरी बात हम कर लेते हैं, हैबिट्स हो गई सर, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, और क्या क्या बातें इसमें आ सकती हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी वो है न्यूज़। न्यूज़ जो आपकी होंगी, न्यूज़ की जो हेडलाइन होती हैं, हेडलाइंस। आपने कभी न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ा है? पेपर पढ़ा है इंग्लिश वाला आपने? उसमें जो फ्यूचर की बातें होती हैं ना, वो भी प्रेजेंट में बताई जाती हैं। सपोज दैट बता दिया गया कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, फ्यूचर की बात हो गई ना, कल जाएंगे, तो उसको आज के ही प्रेजेंट में ही बताएंगे कि PM मोदी गोज़, है ना, अमेरिका इन, ऐसे करके बता देंगे। अभी आगे एग्जाम्पल कराएंगे, पहले तो आप इतना समझो। तो जितनी भी न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं, जितने भी ट्रुथ होते हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वो सारी किस में आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। हिंदी में पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं।
इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या लगाएंगे, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर जो होंगे उनके साथ डू का प्रयोग, जो प्लूरल होंगे उनके साथ जो सिंगुलर होंगे उनके साथ डज का प्रयोग, और जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू का प्रयोग। आई और वी के साथ भी हम, आई और यू के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। आई डू रीड इंग्लिश, यू डू रीड इंग्लिश। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब आपको पता होगा कि वो मुख्य क्रिया होता है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इंडिफिनिट टेंस अगर है, इंडिफिनिट टेंस अगर है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, प्रयोग फर्स्ट फॉर्म। इसका एक ना अपवाद भी है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, याद रखना। सेकंड फॉर्म अगर बनी है तो ओनली पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी चाहे प्रेजेंट का इंडिफिनिट ले लो, चाहे पास्ट का इंडिफिनिट ले लो, चाहे फ्यूचर का इंडिफिनिट ले लो, जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेंगी। इंडिफिनिट में डूज डस, अभी कॉन्टिन्यूअस में आओगे तो इज एम आर आ जाएगा, परफेक्ट में जाओगे हैज़ हैव आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहोगे हैज़ बीन हैव बीन, ये बदलती रहेंगी। मेन वर्ब जो प्रेजेंट में लग जाएगी वही वाली लगती जाएंगी पास्ट में और फ्यूचर में। इस बात को आपको याद रखना है। मेन वर्ब क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको पता है कि जो सेंटेंस आपका होता है, बेसिकली मैं नीचे थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ। जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो सेंटेंस यहाँ भी आपके 4 प्रकार के होंगे जिनके रूल आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका रूल होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या फिर S लगाएंगे, देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो जाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, और ये कब S या ES लगाएंगे अभी आगे बताएंगे। दूसरा जो आपका होता है वो होता है निगेटिव। ये होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर हमारा आएगा डज, देन लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का रूल, और ये सब आपको पता होगा तो भी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्या से शुरुआत करते हैं, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप गाते हो, क्या आप नाचते हो, ये सारी बातें जो क्या से शुरू होती हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं वही होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। डू या फिर डज सबसे पहले लिखेंगे, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे अगर है तो। ये मैंडेटरी नहीं है,
ये अगर है तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर आपका हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ये इंट्रोगेटिव है ना, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें एक आपका निकल कर आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछा क्या आप प्यार करते हो? आप कहोगे यस या फिर नो, आप दो में से एक का बात तो कहोगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आप प्यार क्यों करते हो, तो आप बहुत बड़े बड़े रीज़न बताओगे कि हम प्यार इसलिए करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सके या आबाद हो सके, हम आगे शादी करेंगे, जो भी हैं आपकी रिक्वायर्ड वो सारी चीज़ें आप बताओगे हमसे, है ना। क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा कि आप प्यार क्यों करोगे या क्यों करते हो, तो यहाँ देखो WH फैमिली, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो सारे शब्द होते हैं बीच में अगर आ जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि बीच में आए, पहले भी आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन की भावना समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर अगर हम लंबे से देंगे, मतलब विस्तार से, तो वो डबल इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा क्या आपको कार चलाना आता है, आप कहोगे यस, अगर आता है तो यस कहोगे, अदरवाइज नो कहोगे। आप ये थोड़ी नहीं कहोगे हाँ आता था, लेकिन हम गैर जब आगे वाला लगाते हैं तो पीछे जाता है, पीछे वाला लगाते तो आगे जाता है, ये थोड़ी नहीं बताओगे। ये कब बताओगे? ये तब बताओगे कि तुमको कार चढ़ाना कैसे आया। मैं ऐसे पूछूंगा तो आप बताओगे हम पहले आगे को गैर लगाते थे, फिर पीछे गाड़ी गई, पीछे ठुक गई, फिर आगे गई, सारी प्रक्रियाएं बताओगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली है बीच में आ जाएगी तो उसी को हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। और इसकी शुरुआत जो होती है, सबसे पहले आपका WH फैमिली आएगा, फिर यही सब आ जाएगा। यानी फिर इसके बाद अगर WH फैमिली के बाद कुछ जोड़ोगे तो पूरा ये स्ट्रक्चर जोड़ दोगे। WH फैमिली प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? फिर से समझा रहे हैं, जितने ट्रुथ होंगे, जितनी यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, जितनी हैबिट्स, और इसमें आपके प्रोवर्ब्स भी आते हैं, मतलब जो आपकी क्या होती हैं, कहावतें। जैसे मैंने कहा ऐड फ्यूल इन द फायर, फ्यूल इन द फायर, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूल इन द फायर का मतलब होता है कि आग में घी डालना। ये कहावत आपने सुनी नहीं है? फ्यूल इन द फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। मतलब अगर जहाँ सुई न जाए वहाँ फायर डाल देते हैं। ऐसे गांव में, देहातों में, हमारे वहाँ तो कही जाती है, जो ज़्यादा ना कुछ लड़कियाँ होती हैं, बुरा नहीं मानने वाली बात है, जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती हैं, एकदम पूरा ना, जहाँ सुई नहीं जाता वहाँ फायर डाल देती हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो उसी को बोलते हैं कि लड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देना, मतलब तुम्हारी इतनी बुराई कर देना कि लड़ाई तो वहाँ होगी ही होगी। तो वो प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें होती हैं। तो इसीलिए उसका अर्थ है कि फ्यूल इन द फायर का मतलब आग में घी का काम करना या आग में पेट्रोल डालना, ऐसे भी समझ सकते हो, जिससे आग भड़क जाए, है ना। तो प्रोवर्ब्स, और प्रोवर्ब्स आप में नहीं आएंगी, दिक्कत मत लेना, केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट एग्जाम्पल करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। बोलो क्या क्लियर बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए मेरे दोस्त, अब उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी जानकारी पता हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल कहा, हमने पहला एग्जाम्पल कहा कि वह स्मोक करता है। हमने कहा वह स्मोक करता है या वह सिगरेट पीता है, ऐसे नहीं, तो ऐसे समझ लीजिए वह मंदिर जाता है।
बिल्कुल बेसिक सा मैंने कहा कि वह मंदिर जाता है। अब आप एक बात समझो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कई लोगों को दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आज बता देंगे, कभी आप भूलोगे नहीं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो वर्क को करता है, जो वर्क करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और वर्क जिस पर होता है, वर्क जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, बस नॉर्मल सी बात है। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे वह सब्जेक्ट है। वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्यों हो गया वह सब्जेक्ट, क्योंकि वह मंदिर जाता है ना, तो वह अपने पैरों से, बाइक से, किसी से, नाव से, किसी से भी मंदिर जा सकता, लेकिन जाता वो है, तो काम वो करता है, वो सब्जेक्ट हो गया। और कहाँ जाता है, मंदिर जाता, तो काम किस पर होगा भैया, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जाना, जाना क्या है आपकी मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नाट का प्रयोग नहीं, ना तो प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें प्रश्न का प्रयोग नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नहीं क्योंकि अफर्मेटिव है। मेन वर्ब जाने का क्या होता है, गो होता है, अभी रुकना, फिर कहाँ, मंदिर, तो ही गो टू मंदिर, मंदिर। ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि भैया उतनी स्पेलिंग हमारी सही नहीं होती है। हमने लिखा ही गो टू मंदिर। अब ये जो गो आया ना, मेरे बात, इस बात को समझो, थोड़ा सा समझो। ये गो आया, हम यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो गो के साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू टेम्पल कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, आप समझ लो इसको, टेम्पल भी कह लो भैया, लो टेम्पल हो गया। तो ये हो गया ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जरा मेरी बातों को समझना। मैंने कहा वह मंदिर जाता है, हमने कहा वह मंदिर, वह मंदिर अपने माता पिता के साथ जाता है, वह मंदिर अपने माता पिता के साथ जाता है। हमने कह दिया ये बात आपसे, तो अब आप कैसे बनाओगे, कुछ करना थोड़ी नहीं है। ही गोज टू मंदिर, ही गोज टू टेम्पल, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, किसके साथ जाता है, जरा देखो। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ वो बात को समझना। इंग्लिश आपकी ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे चलती है, प्लस कर देते हैं, सेंटेंस हमारा बन जाता है। यानी अगर बड़ा सेंटेंस है तो पहले रूल वाला पूरा लिख लेंगे, फिर हम बैक से जाएंगे पीछे से, और पीछे से इंग्लिश लिखते आएंगे, हमारा बन जाएगा। तो पीछे से इंग्लिश लिखेंगे, पीछे से इंग्लिश है, हमने हेल्प, जाता है हमने गोज लिख दिया। अब साथ, साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद, तो हमने क्या लिख दिया भैया, विद, ये हमने लिख दिया विद। किसके साथ, माता पिता के साथ। माता पिता का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स होता है। तो बन गया सेंटेंस, ही गोज टू टेम्पल विद पेरेंट्स। लेकिन किसके साथ भाई, अपने तो है और अपने माता पिता, और अपने के लिए, ही के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हिज, तो हमने लिखा हिज पेरेंट्स। लो बन गया, क्या हो गया, ही गोज टू टेम्पल विद हिज पेरेंट्स, और ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट हम दे रहे हैं दूसरा, करके बताओ। दूसरा हमने दिया, हमने कहा मैं अंग्रेजी, या हम ऐसे कहें, मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हमने एक ये सेंटेंस कह दिया। अब इसका क्या बन जाएगा, ज़रा आप हमें बताओ। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ,
ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। मैं कौन पढ़ाता है, मैं, तो ये मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अपने प्रिय विद्यार्थियों को, किन को पढ़ाते हैं, प्रिय विद्यार्थियों को, अपने प्रिय विद्यार्थियों को। तो ये जो अपने प्रिय विद्यार्थियों को, सॉरी पहले आप समझो, मैं क्या करता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। और ये सारे अदर वर्ड होंगे जिनको हम बाद में लिखेंगे। आइए लिखते हैं, इसको बनाते हैं। हमने लिखा आई, मैं के लिए हमने आई का प्रयोग, आई के साथ किसी का प्रयोग करेंगे नहीं, डू डस नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, पढ़ाने का, टीच, और यहाँ पर TACH हमने टीच लिख दिया। टीच देख लेना, स्पेलिंग मेरे भाई, स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आप ना उसके लिए कमेंट मत करना। स्पेलिंग गलत हो सकती है हमसे, हम मानते हैं स्पेलिंग हमारी उतनी मजबूत नहीं है। आई टीच, और क्या टीच, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। हमने कहा आई टीच इंग्लिश, अब किसको, अपने प्रिय विद्यार्थियों को। तो आई टीच इंग्लिश, और आई के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई, इसके लिए होगा माई। आई टीच इंग्लिश माई डियर स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों को, मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश माई डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थी या अपने प्रिय विद्यार्थी। बात बिल्कुल बना दिया है, आई टीच इंग्लिश माई डियर स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, क्या ये जो हमने सेंटेंस बनाया है यह करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आपको इसका सलूशन देना है कमेंट बॉक्स में। कोई किसी चीज़ की कमी है वो लगा के बताना है, कमी नहीं है तो आप ऐसे ही लिख कर बताओगे। बस ये समझ लेना मैं इसलिए इसको दे रहा हूँ, और ये मान के चलना कि इसमें अभी कमी है किसी चीज़ की, ये ज़रूर मान कर रखना कमी है इसमें किसी चीज़ की, और वही कमी आपको यहाँ पर खोजना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हम प्रेजेंट पूरा ख़त्म कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर देंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कल ख़त्म हो जाएगा। आज आपकी समझ में थोड़ा बहुत बातें आई कि नहीं आई हैं, इस बात को आप याद रखना। क्लास यहीं पर रोकेंगे, इसका मेन रीज़न ये है कि क्लास मेरे दोस्त लेते लेते ना तबीयत ख़राब हो जाती है क्लास, फिर भी आप लोग क्या करते हो। देखिए मैं आपको बताऊं एक सच्चाई जीवन की, लोगों को जब आवश्यकता होती है तब आपके साथ रहते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती है तब वो आपके साथ नहीं रहते हैं। अभी होता क्या, हम जिस दिन भी वीडियो में कह देते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देते हैं लोग। पता है क्यों? क्योंकि मैं कह देता हूँ वीडियो में, देखो मेरे दोस्त मैं मेहनत करता हूँ तो केवल आपसे यही तो कहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, है ना। बस मैं आपसे यहाँ पर सारी बातें बता रहा हूँ, जितना हमें आता है मैं उतनी चीज़ आपको बताता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं लाइक करना चाहिए, मत करो, पढ़ लो आप बस, ठीक है ना। आप पढ़ लो, आपके नंबर अच्छे आ जाएं। हमारा क्या है, हम तो जैसे कल थे उससे भी बदतर आज हो चुके हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, आप अपना ख्याल रखना, मस्त तरीके से जीना, चीज़ें सीखना, और जो भी आपको ना समझ आए वो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। इस चीज़ को आपको बताना है, सही है गलत, जो चीज़ की कमी है वो कमी आपको लिख कर बताना है, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक।